शुरू कर रहे हैं विनोद जी? हाँ हाँ। हाँ, स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी। आज एक मिला-जुला मंच है। आज हम लोग पब्लिक इंडिया और नई परख के मंच पर साथ-साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विषय ऐसा है जो सब लोगों की दिलचस्पी का है। एक तरह से इस विषय पर जितने भी सोशल मीडिया मंच हैं, उन सभी को चर्चा करनी चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे दूसरे मंच भी हमारे साथ जुड़ें, ताकि इस गंभीर प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जा सके। और वो प्रश्न ये है कि सारी दुनिया में इस वक़्त लोकतंत्र का हाल क्या है? लोकतंत्र एक संकट के दौर से भारत में ही नहीं, बल्कि विकसित देशों में भी गुजर गुजर रहा है और हर लोकतंत्र की समस्याएं अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सी समानताएं हैं उन समस्याओं में। जाहिर है कि जब समस्याओं में समानताएं हैं, तो उनके हल भी काफ़ी कुछ एक जैसे हो सकते हैं। आज हम लोग इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है, उसमें इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी तो हमारी थी नहीं, हमारी तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी थी। हम लोग केवल बस चुनाव पे ही आधारित थे। बाकी लोकतंत्र की जो क्वालिटीज होती हैं, जो खूबियां होती हैं लोकतंत्र की, वो हमारे पास नहीं थी। धीरे-धीरे करके जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से उन्हें विकसित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पिछले 10-11 साल में उन्हें और झटका लगा है, तो उनका ग्राफ और नीचे चला गया है। उधर अमेरिका में जहाँ एक खास तरह का लिबरल समाज बनाया गया था, एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, एक बहुसांस्कृतिक समाज है अमेरिका का, उसको भी बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है वहाँ पर। ट्रंप और ट्रंप जिन 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 रुझानों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके कारण, उनके अपने रवैये के कारण और रुझानों की नुमाइंदगी के कारण। और यूरोपियन लोकतंत्रों में भी, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी आप देख रहे हैं कि जो अप्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके खिलाफ जज्बात भड़क रहे हैं और वहाँ के लोकतंत्र जो हैं, उनको कंट्रोल भी, नियंत्रित भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। मैं आपसे चाहता हूं, एक तो जो स्थिति है पूरी की पूरी, इसके ऊपर आए एक आपने टिप्पणी करें। फिर आपने पिछली चर्चा में एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि ये पोस्ट रेफरी युग है। आपने फरीद जकरिया के आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा था कि ये पोस्ट रेफरी युग है। तो इसके बारे में भी कुछ बात करें जी विनोद जी। अभय जी, लोकतंत्र की बात तो हम करते हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात तो हम करते हैं, लेकिन हमारे देश में और अन्य देशों में, खासकर अमेरिका में, लोकतंत्र के साथ मर्जर हो गया प्लूटोक्रेसी का। डेमोक्रेसी हैज बिन विशिएटेड बाय प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी क्या है? धनतंत्र। धनतंत्र का जो सम्मिश्रण लोकतंत्र के साथ हो रहा है लगातार हाल ही के वर्षों में, जिसकी शुरुआत हमारे देश ने देख ली है और अमेरिका ने भी देख ली, जब एलन मस्क ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लिए। और बाद में आज भी एलन मस्क जो है वो हस्तक्षेप करता है पॉलिसी मेकिंग में अमेरिका में। देखिए, बात यह है कि धनतंत्र जो है लोकतंत्र को अच्छा नहीं समझता। वो समझता है कि उसके रास्ते में बाधक है, लोकतंत्र बाधक है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में। और उसकी जो विजन है लोकतंत्र का, वो विजन सिर्फ धन को मल्टीप्लाई करने के लिए है। पब्लिक गुड कितना उसके दिमाग में है, कितना उसकी परिधि में आता है, अभी तक देखना पड़ेगा हमको। लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है, जिस तरह से वहां पर एक शुरुआत हुई एक नई तंजीम की, आइस जिसको बोलते हैं, कि भाई जो पकड़ पकड़ के जितने भी माइग्रेंट्स हैं, संदिग्ध माइग्रेंट्स हैं, उनको उठा उठा के उनके मुल्क वापस भेजा जाने की कोशिश है। ये कभी अमेरिका में हमने होते हुए देखा था, क्योंकि अमेरिका में ये हमेशा मान के हम चलते थे, अब जहां तक डेमोक्रेटिक पार्टी की एजेंडा का सवाल था, कि वो लोग ह्यूमन राइट्स को अहमियत देते हैं। और जो छोटे देश हुआ करते थे, जहां पर हम जैसे देशों में, जहां पर ऐसे लोग आ जाते थे कभी कभी राज करने के लिए, जिनको ये लगता था कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बाधक हैं भारत की प्रगति के बीच में। और खासकर जो आज के दिन सत्तारूढ़ दल है हमारे देश में, वो बार बार ये कहता कि ह्यूमन राइट्स जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी है हस्तक्षेप करने के लिए हमारे इंटरनल मामलों में।
लेकिन वो यूनिवर्सल इशू है ह्यूमन राइट्स, और आज के दिन वो मान लिया गया है कि वो यूनिवर्सल इशू है। उसी तरह से एनवायरमेंट है, वो यूनिवर्सल इशू है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो लोकतंत्र को बाधा समझते हैं और धनतंत्र में विश्वास रखते हैं, ये लोग जो हैं, इन्होंने तो लेबर पार्टी के खिलाफ भी मुहिम शुरू कर दी थी। लगातार आपने, अगर आपको याद हो, एलन मस्क जो जगह जगह जाके प्रचार करता था कि लेबर पार्टी सत्ता में आ गई ब्रिटेन में, और किस तरह से उसको सत्ता से हटाया जाए। अब तो वो थोड़ा साइडलाइन हो गया है पॉलिटिक्स से, क्योंकि उसका अपना बिजनेस डामाडोल होने लगा था। लेकिन जो ये पूरा, आपने रूपर्ट मर्डॉक की मिसाल ले लीजिए। रूपर्ट मर्डॉक जगह जगह जाकर उसकी जो मीडिया समूह था उसका इस्तेमाल किया। उसने ऑस्ट्रेलिया में उसने उसका इस्तेमाल किया, ब्रिटेन में किया, अमेरिका में किया, कि अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग हो। और उसमें सबसे बड़ा नो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या था कि क्लाइमेट चेंज पे जरूर से ज्यादा तरजीह ना दी जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे जब तरजीह दी जाएगी तो आप देखेंगे कि बहुत से जो प्रोजेक्ट्स जिनके जो ये पुश करते हैं उन पे एक विराम लग जाता है। अभी देख लीजिए, कॉप कॉन्फ्रेंस चल रही है ब्राजील में, और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई खुद गया नहीं वहां पर। ही इज नॉट अटेंडिंग द सीओपी कॉन्फ्रेंस। और ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर जब से लूला पावर में आया है, तब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोल्सोनारो को उसकी पैरवी कर रहा है। जो आदमी ने वहां इलेक्शन मानने से मना कर लिया था, उसी की तरह, डोनाल्ड ट्रंप की तरह। और जिस आदमी की वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल की कैद सुनाई है, क्योंकि उसने वहां पर लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई, और ही ट्राइड टू स्टेज अ कू इन ब्राजील आफ्टर इलेक्शन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, और जो उससे संबंधित जो ओल्ड वैल्यू सिस्टम्स हैं उसमें विश्वास नहीं रखते। ये धन का राज्य चाहते हैं। हमारे देश में भी वही हो रहा है, और इसलिए एक गहन चिंता का विषय है आज के दिन। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप शासन में आए हैं, उससे पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि दुनिया में जहां-जहां कट्टर दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उन ताकतों को वो बाकायदा घोषित रूप से उनका समर्थन करेंगे। उनके लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों डॉलर भी निकाल के रख लिए। और वो कहते हैं कि जहां सत्ता में हैं, हमारी कोशिश होगी कि वो सत्ता में बने रहें, और जहां वो सत्ता से बाहर हैं, हम पैसा इसमें खर्च करेंगे कि उनको सत्ता में लाया जाए। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि हम इस देश में ऐसा करेंगे, हम इस देश में ऐसा करेंगे। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है उसमें। और भारत में नरेंद्र मोदी के प्रति, नरेंद्र मोदी से उनके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को तंग भी कर रखा है यहाँ पर अपने टैरिफ वगैरह लगा के और तरह-तरह के बयानात दे के। लेकिन साथ-साथ में वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना भी कभी नहीं भूलते हैं। तो ये रिश्ता जो है नरेंद्र मोदी के साथ में उनका, डोनाल्ड ट्रंप का, एक ऐसा रिश्ता है जो कि अमेरिकी स्वार्थों पर आधारित है, लेकिन साथ में एक म्यूचुअल एडमायरेशन क्लब भी है इन दोनों का, तमाम दक्षिणपंथी नेताओं का। और भारत में डोनाल्ड ट्रंप, इस परिस्थिति के ऊपर कैसे आप गौर करेंगे? देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब तक वो स्थिति में था कि हम पे गुर्राता रहे, हमारा हैंड हमको हमारा हाथ मरोड़ता रहे, आर्म ट्विस्टिंग हमारे साथ करता रहे, वो करता रहा। लेकिन अब जो हाल ही के वहां इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर वर्जीनिया और न्यूयॉर्क में ममदानी आ गया। ममदानी इज अ सोशलिस्ट, वो अपने आप को समाजवादी कहता है, ये उसको कम्युनिस्ट बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप ममदानी को बोलता है कम्युनिस्ट। ममदानी कॉल्स हिमसेल्फ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। अब यहां पर जो समाजवाद है उसको भी गाली गलौच होता है। समाजवाद गाली बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में। हमारे देश में आज भी समाजवाद जिंदा है, और उसके खिलाफ प्रखर होके हमारी जो सरकार है, मोदी जी नहीं बोल सकते। मोदी जी को समाजवाद की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। हमारे देश में अभी भी भारी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको कि स्टेट की सपोर्ट की जरूरत होती है, और अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत होती है। और अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ यहाँ पर कोई बोलता है, भले ही वो आरएसएस हो, तो इलेक्शन हार जाते हैं। अगर आपको याद हो तो एक इलेक्शन आरएसएस ने, बीजेपी आरएसएस ने हारा, जब जी।
बोल दिया गया रिजर्वेशन के खिलाफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विस्तार हो रहा है धनतंत्र का, लेकिन धनतंत्र का कितना विस्तार हो जाएगा कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अमेरिका तक में क्या झगड़ा चल रहा है आज के दिन डेमोक्रेट्स में, और क्यों वहां पर एवरीथिंग इज ऑन इन अ शटडाउन? क्योंकि वहां पर मेडिकल एड की बात चल रही है, फ्री मेडिकल एड की बात चल रही है, और वहां पर जो वहां बड़े बड़े जो प्लूटोक्रेट्स हैं वो नहीं चाहते कि इसको वहां रखा जाए। अभी हाल ही में किसी की मैं एनालिसिस पढ़ रहा था कि लगभग $1 ट्रिलियन कंसेशन, टैक्स कंसेशन हैज बीन गिवन टू द बिग बिजनेस, और उसकी भरपाई है इस पे रोक लगाकर, इस पे जो पैसा खर्च होता है मेडिकल एड पे, इसको ओबामा केयर भी कहा जाता है, ओबामा के टाइम में वो लाया गया था, तो ओबामा केयर पे अंकुश लगाकर वहां पैसा बचाकर भरपाई करना चाहते हैं। देखिए सवाल ये है कि आम आदमी और समृद्ध जनता जो है उनके बीच में कश्मकश रहेगा, लेकिन अमेरिका तो शायद निपट लेगा उस कश्मकश से, क्योंकि वहां तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है, और ग्लोबल इकोनॉमी का जो पिवट होता है वो डॉलर है, तो डॉलर के नोट छाप छाप के वो अपना कर्जा उतारता रहेगा, लोगों को मदद करता रहेगा। ये बात अलग है कि उसकी इकोनॉमी की हालत खस्ता होती रहेगी, लेकिन वो ज्यादा प्रत्यक्ष नहीं होगी, क्योंकि उसके पास वो जो करेंसी पे कंट्रोल है, जो वर्ल्ड करेंसी है आज के दिन। इसीलिए देखिए, अगर याद हो अगर आपको, कि जब ये बातचीत शुरू हुई डेवलपिंग कंट्रीज में कि दे शुड लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव करेंसी इन प्लेस ऑफ डॉलर, तो सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप उस पर धमका, भारत को धमकी दी उसने, ब्राजील को धमकी दी, बहुत से लोग, रूस को धमकी दी, उन सब लोगों को धमकी दी, चीन को छोड़कर, जो लोग जो है उसके दबाव में आ सकते थे। और मैं ये समझता हूं कि अभी तक ये सेटल नहीं हुआ है। ये कहना गलत होगा कि जो धनतंत्र है वो जीत जाएगा लोकतंत्र के मुकाबले, और जो बेसिक मापदंड है वो अबेंडन कर दिए जाएंगे। वो उनको हटाना, उनको कैंसल आउट करना बड़ा मुश्किल होगा, जैसा कि अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट्स ने प्रूव किया है कि ये इतनी बड़ी हार डोनाल्ड ट्रंप की इतनी जल्दी, ये एक संकेत है कि वहां का आवाम भी ये चाहता है कि उसके जो बेसिक अधिकार हैं, उसकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, जब तक सरकार उसका निवारण नहीं करती, तब तक सरकार जो है वो कैपिटल की एक्सपेंशन पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे। और कैपिटल जहां भी जाता है, अब यू नो इट एज मच एज आई डू, कि कैपिटल जो होता है इट्स अ ग्रेट कन्फॉर्मिस्ट, स्टेटस कोइस्ट, वो कोई चेंज नहीं चाहता, कोई उथल पुथल नहीं चाहता, और जहां भी लोगों के हुकूक की बात होती है जी। तो अ स्टेट ऑफ सिचुएशन ऑफ फॉर्मेंट अराइजेस, जो अमेरिका ने देखा और हम भी देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं कि क्या पूरा इलेक्शन क्या है, बिहार का पूरा इलेक्शन किस बात पे है? बिहार का इलेक्शन जो धर्म वरम मिक्स किया हुआ बीच में, वो तो सही है, लेकिन नौकरी है ना प्रमुख मुद्दा, और उस हु इज राइट ट्राइंग टू राइट ऑन दैट? जो थर्ड फोर्थ जन स्वराज की सक्षम होते हैं कि नहीं, सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वो जलता हुआ प्रज्वल मुद्दा तो लग रहा है ना उनको कि ये बिल्कुल, मुद्दा है बिल्कुल, और इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इट्स अ फाइट फॉर सस्टेनेंस बिटवीन पीपल। अब भारत और अमेरिका का जो लोकतंत्र है, उसकी दिक्कतें बहुत सी एक जैसी हैं, नेता दोनों तकरीबन अपने रुझानों में एक जैसे हैं, लेकिन एक बहुत बुनियादी फर्क ये है कि अभी भी ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाया गया है कि उसने अमेरिका का जो सिस्टम है उसको कैप्चर कर लिया है और उसको वो अपनी पार्टी की जीत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ हिंदुस्तान में जो हालत है, हिंदुस्तान की स्थिति तो ये है कि जब से राहुल गांधी ने वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं एक के बाद एक, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी भी तरीके से परफॉर्म करे, सरकार कुछ भी करे,
लेकिन अंततः जीत एक ही पार्टी की होनी है, वो पार्टी तय करती है कब उसे जीतना है, कब उसे हारना है। मतलब इस प्रकार की एक स्थिति उसने बना ली है डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, जो अमेरिका में अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिकन समाज ने या अमेरिकन सिस्टम ज्यादा मजबूत साबित हुआ है, उसने इजाजत दी है। हम लोग भारत की लोकतंत्र की जो बुनियादी मजबूती थी, उस पर हमें बड़ा गर्व था। हम हमेशा कहते थे कि दुनिया भर में लोकतंत्र चला गया, लेकिन हमने अपने यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत विकास भी कर पाया साथ में, लेकिन लोकतंत्र को हमने हर कीमत पर कायम रखा है। अब यहाँ तो वो बात धीरे धीरे घटती जा रही है। क्या जिस तरह मोदी जी जोहरान ममदानी की जिस तरह ट्रम्प जोहरान ममदानी की जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी शक्तियां, उनके अधिकार, उनका रवैया कमजोर होगा, क्या भारत में भी कुछ इस तरह का होने की आपको संभावना दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए उसका मुख्य कारण क्या है। जो अमेरिका में, देखिए अमेरिका में उसने कैप्चर करने की संपूर्ण कोशिश की। भाई सुप्रीम कोर्ट तो जेब में थी उसके, इन एनी केस उसमें तो इलेक्शंस के चलते जो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस थे वो राइट विंग जजेस थे, जो बैठते हैं वहां पर, पीठासीन जजेस हैं। और उसको कभी भी ये दिक्कत नहीं हुई कि अपनी मनमानी का, अपनी चॉइस की जजमेंट्स ले ले प्रमुख मुद्दों पर। और दूसरा, वहां की कांग्रेस और सेनेट भी कैसे धराशायी हो गई, क्योंकि वहां पर विपक्ष बड़ा कमजोर था, विपक्ष बड़ा क्षीण सा लगता देखने में डेमोक्रेटिक पार्टी से। उसमें अब जब रक्त का संचार हुआ इस इलेक्शन जीतने के बाद, इसमें सबसे बड़ा मैसेजिंग क्या है? सबसे बड़ी मैसेजिंग हमारे लिए ये है कि डियर ऑपोजिशन, डियर कांग्रेस पार्टी, learn to win elections. Learn to go after faces which are making people gravitate towards themselves. ममदानी अकेला कैंपेन कर रहा था, अकेला खड़ा होके चौराहे पे कैंपेन करता था अपना पोस्टर लेके। एक वो जमाना था, और एक वो जमाना था आया है कि अभय, कि उसने 90,000 वॉलंटियर खड़ा किया न्यूयॉर्क सिटी में अपने कैंपेन के लिए। He raised an army of campaigners for himself. तो जो जोहरान ममदानी है, आपको उसकी हर बात नहीं माननी है, आपको गाली नहीं देनी है जिस तरह से उसने हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी। उसके अपने रीजंस हैं कि क्यों उसने वैसा कहा हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, लेकिन हम वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन हम उसका जो डायनेमिक्स था, जो उसने आर्किटेक्चर क्रिएट किया, और जो बातें उसने लोगों की कही। देखिए जो गरीब तबका है कहीं भी हो, वो जाता है ऐसे व्यक्तित्व के पीछे, ऐसी लीडरशिप के पीछे जो प्रखर मुद्दों पर मजबूती से बोलता है और डरता हुआ नजर नहीं आता है, और वो लगातार लगा रहता है। उसको पता है कि एब्सेंटिज्म इन पॉलिटिक्स कैन बी फैटल, तो वो लगातार लगा रहा है। और उसके पास फिर पैसा भी आना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर तो सक्सेस और फेलियर की यार्डस्टिक क्या है, अनफॉर्चुनेटली जिस इशू पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कि वहां पर आप कितना धन रेज कर सकते हैं अपने कैंपेन के लिए, वही एक संकेत होता है कि आप कितने मजबूत कैंडिडेट हैं। तो उनका सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ जो हुआ है कि भाई उस तरह से ईमानदारी से पैसा रेज नहीं किया जाता और डिक्लेयर नहीं किया जाता। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स टाइप कोई स्कीम लगाई जाती है, और उसमें उनको डरा के और धमका के पैसा लिया जाता है, और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि विपक्ष को ना पैसा एक भी दे, वो मतलब विपक्ष के कैंपेन में फंडिंग ना करें वो। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को अनइक्वल बना दिया जाता है, शुरू से ही अनइक्वल बना दिया जाता है। और उसके चलते मैं ये समझता हूं कि हम ज्यादा निरीह स्थिति में रहते हैं। हमारा विपक्ष जो है उसके पास साधनों की कमी, उसके पास विल पावर की कमी, मे आई से दैट, क्योंकि विल पावर जहां तो प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी है, वो कई बार लगता है कि उसमें विल पावर की कमी है, या वो गेम के बीच में ब्रीदर बहुत ले लेते हैं। देखिए कोई, हाँ, राहुल गांधी को किसी को समझाना चाहिए कि आप बैटिंग कर रहे हो एंड यू आर क्लोज टू स्कोरिंग अ सेंचुरी, और उसमें जब टी ब्रेक होती है तो अपसेट हो जाते हैं प्लेयर कि मेरा रिदम टूट जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू अटेन द 100 आई एम वांटिंग टू अटेन।
इनको समझाना चाहिए। आप ये नहीं कि आपने सुबह 11 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक कैंपेन किया, फिर घर आ गए दिल्ली वापस, और फिर अगले दिन फिर दोबारा जाके वो कैंपेन आपने शुरू किया। ये जो आपका डेली टाइम टेबल है, जिसमें कि आप मेहनत करते हुए भी नजर आना चाहते हैं और उसके साथ साथ अपनी सुविधा का पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इलेक्शन इज अ 24/7 गेम। इलेक्शन आप उसी स्थिति में जीत सकते हैं जब आप बिना छुट्टी लिए लगातार काम करने की क्षमता रखते हैं। और ये जो प्रचार होता है माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कि वो छुट्टी नहीं लेते, वो तो खैर शायद सही नहीं है, लेकिन उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता तक वो जा रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं कि देखिए, आप हमारा नेता ऐसा है जो दिन रात आपकी सेवा में कार्यरत है और आपके लिए लड़ रहा है और अपनी अपनी सारी सुविधाएं उसने त्याग दी हैं। ये सच नहीं है, लेकिन ये मैसेजिंग है। और वहां राहुल गांधी जिसने इतनी लंबी यात्रा की और उसके बाद आप अंतर्ध्यान हो गए। ये जो एनर्जाइज कर लेते ना अपने आप को, स्टार वॉर्स आती थी ना, उसमें एक मिस्टर स्पॉक थे, ही यूज्ड टू एनर्जाइज हिमसेल्फ, ही यूज्ड टू डिसअपियर। He should stop being Mr. Spock. He should not disappear. He has consistency. पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। और वो कंसिस्टेंसी किस चीज की होनी चाहिए? ये इमेज कि दिस मैन इज अराउंड, ये बंदा है, लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है। दिस इमेज ही हैज टू एक्वायर। और ये सीख वो मुलायम सिंह के बेटे से भी सीख सकते हैं। देखिए, जो अखिलेश यादव है, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन। जितने भी विरोधी कांग्रेस पार्टी के हैं या उनके साथ काम करने वाले हैं, वो पार्टीज आर लेड बाय कर्मठ 24/7 पॉलिटिशियन। दे ईट लिव एंड ब्रीथ पॉलिटिक्स। मैंने एक बार माधवराव सिंधिया को बोला था, माधवराव सिंधिया से हमारी बात हो जाती थी ऐसे, तो मैंने कहा यू आर अ ग्रेट ड्रिबलर ऑफ द बॉल। आप ड्रिबल बड़ा अच्छा करते हो पर आप में फिनिशिंग पावर नहीं है। तो कहता क्यों? कहता क्यों नहीं है? मैं कहा यू आर अनेबल टू साउंड द बोर्ड। कहता व्हाई डू यू से दैट? मैं कहा आई से दैट बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट योर ब्रेड एंड बटर। और आपके जो विरोधी हैं, पॉलिटिक्स इज देयर ब्रेड एंड बटर। और आज के दिन कांग्रेस पार्टी को समझ लेना चाहिए, राहुल गांधी के अपने बयान से जो उसने पार्लियामेंट की डिबेट में दिया था कि इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, those who contest elections they are willing to be defeated, accept defeat in an election। पर इनको कहता है आप लोग हारना नहीं चाहते, हारने से डरते हो, क्योंकि आपको पता है कि हारने के बाद आपका अंजाम क्या होगा। जब तुम्हें इस बात का पता है that it's a life and death question for them, then you can't be laid back in your fight against them at any stage। भाई सर, आप 98 करके आप कहते हो मैं जाऊंगा आप 100 के, कल अगले दिन आके बैटिंग करूंगा, ऐसे होता है क्या? So I'm sorry, I'm saying it as an advice, piece of advice। I like this leader। हम उसकी पार्टी की फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के लिए हम लोग कभी कभी बहस करते हैं उनके पक्ष में, लेकिन जो चीज गलत है वो बतानी तो पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आपने पिछली चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया था फरीद जकरिया के एक आर्टिकल के हवाले से कि हम लोग पोस्ट रेफरी एज में हैं। अच्छा, तो मुझे भी शुरू से सिखाया गया है, मेरे गुरुओं ने सिखाया है कि लोकतंत्र का मतलब है संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, व्यक्तियों के जरिए नहीं, इंस्टीट्यूशन के जरिए चलता है। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशंस, फिर आपने एक और बात कही थी कि इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गए हैं, उनके अंदर कुछ समस्या थी जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए हैं, तो वो पोस्ट रेफरी एज में चले गए हैं, रेफरिंग का काम करना उन्होंने बंद कर दिया है। और या फिर कुछ नेताओं ने, कुछ खास तरह के रुझानों ने सामने आकर उनको कमजोर कर दिया है या उनको कैप्चर कर दिया है। और भारत में तो हम देख ही रहे हैं कि जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के शिकंजे में आ गई हैं।
शायद ही कोई बची हो, मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है फौज भी काफ़ी कुछ उनके शिकंजे में आ गई है और चुनाव आयोग भी उनके शिकंजे में है। एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे एक बार कहा था, जो बहुत बड़े पद पे है सरकार में, उसने कहा है कि जज वही फैसला देते हैं जो हम लोग चाहते हैं और उन्हें अपने मन से फैसला देने का तभी हम अधिकार देते हैं, जब हमारे लिए उस फैसले की कोई ज़्यादा अहमियत ना हो, हमारे भले खिलाफ ना हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति भारत में लंबे अरसे से बन रही है। दुनिया के दूसरे देशों में भी ये देखी जा सकती है। तो ये इसमें क्या है, संस्थाओं की समस्या थी या संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया गया? संस्थाओं में जो ह्यूमन मटेरियल लगा हुआ था हुँ, और जिस तरह से उसका सिलेक्शन होता है, उसकी नियुक्ति होती है, सबसे बड़ा फ्लॉ तो वहां पर है। सबसे बड़ा ओपनिंग फॉर मैनिपुलेटिंग अपॉइंटमेंट्स वहां पर है। देखिए बात क्या है, जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो हम अक्सर ये सोचते थे, बात करते थे कि भाई अगला इलेक्शन होगा क्या। उसके बाद 2 इलेक्शन हो गए, 3 इलेक्शन हो चुके हैं। बीजेपी was not fighting for power in India. BJP, RSS were fighting for capturing the mind of India, altering the mind of India. और वो आप नहीं कर सकते बिना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के या विदाउट co-opting the institutions that has been created to defend democracy. लोकतंत्र को प्रोत्साहन देने में, उसको बचाने के लिए। देखिए लोकतंत्र सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए लोग, फिर तो हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रह जाएंगे, जैसा कि अभी आप कह रहे थे। अगर हमको वी हैव टू बी डेमोक्रेसी बिटवीन 2 इलेक्शंस, तो उसके लिए तो आपको संस्थाएं चाहिए और वो संस्थाएं उनको रास नहीं आती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जजमेंट दिया था, हालांकि वो पार्ट जजमेंट था, हाफ जजमेंट थी, क्या इन्होंने खुशियां मनाई होंगी? बिल्कुल नहीं मनाई होंगी। जब राइट टू इंफॉर्मेशन वाले कहते हैं कि आप दस्तावेज दो सारे रिलेटिंग टू द एजुकेशन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? उनके पर काट देते हैं। जब हम पूछते हैं सवाल इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो एक कानून ले आते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। ये लोग अपने लोग नियुक्त करके पहले वाले जितना वैल्यू सिस्टम है उसको दरकिनार करके नए वैल्यू सिस्टम, नए जो लैक ऑफ वैल्यू सिस्टम है, इसमें टोटल ऑटोक्रेसी वाली बात है, उसमें प्रोटेक्शन देने के लिए इनको एक कानून भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये लोग पूरी तरह से ओबीडियंटली इनको फॉलो करें। सो दे वांट obedient institutions, they want manufactured public opinion which is through the media, वो मीडिया प्रोवाइड कर देता है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मोहर लगा देती हैं इनके गलत फैसलों पे। वो इंस्टीट्यूशंस जिनको कि इनको क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने गलत किया, दस फार एंड नो फर्दर। आप मुझे एक इंस्टीट्यूशंस को खड़े होते दिखा दीजिए अभी हाल ही के परसों में जो खड़ा हुआ हो पूरी तरह से और इनको अपने फैसले पे ओवरटर्न पे बाध्य किया हो। भाई इलेक्टोरल रोल पे फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पर क्या बोला क्या पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा वापस करो? डिटेल बताओ किसने पैसा दिया। जो वहां पर मैनिपुलेशन हुआ डिफेक्शन के संदर्भ में महाराष्ट्र में, पूरा जजमेंट दिया गया? नहीं दिया। अनेकों ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट ने तो इट हैज मेड अ प्रैक्टिस ऑफ डिलीवरिंग पार्ट जजमेंट्स। तो बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे हम जैसे आप जैसे लोग वी आर लेफ्ट आस्किंग फॉर मोर, कि हमको थोड़ा पॉरेज और दे दो। वो डिकन्स का जो कैरेक्टर है ना जिसमें मांगता है आस्किंग फॉर मोर, उस कैरेक्टर का नाम भूल रहा हूं, बट
इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर, बच्चा बच्चा उस कैरेक्टर का नाम जानता है, हमने भी बचपन में पढ़ा था उसके बारे में। ये कहना चाहता हूं कि इस देश में व्यवस्था तो कैप्चर कर ही गई है, उस व्यवस्था को अब स्टेटस को एंटी में लाने वाली जो संस्थाएं हैं उनको भी कैप्चर कर लिया गया, और वो ये सब हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस देश में बहस जो है वो फ्री नहीं छोड़ी, उसको बहस को भी नेविगेट वही करते हैं। अब आप मुझे बताइए, रोज बहस होती है, आप टीवी चैनल्स पे बहस करते हैं, हम भी कभी कभी जाते हैं, लेकिन क्या वो संपूर्ण बहस होती है? क्या वो बहस करने के बाद आपको डोंट यू हैव एन एम्प्टी फीलिंग इन योर स्टमक कि आप एक यू आर मेकिंग एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड समबडी डॉग विसल्ड एंड लेट सम अदर गाय स्टार्ट बार्किंग एट यू और एट लीस्ट डिस्टर्बिंग यू इन योर आर्गुमेंट्स ताकि आपका मैसेज पूरा ना जाए। और ट्रेन किए हुए लोग रखे हैं इन्होंने, उनको बाकायदा ब्रीफ करके भेजते हैं कि आपने इन लाइंस पे आर्गुमेंट करना है, और ये बात तो स्वयं भी मानते हैं अब, लेकिन उनको मजा आ रहा है क्योंकि वैल्यू सिस्टम सब बदला जा चुका है। जो अब ये आपने क्या बोला कि ये जो पुराना वाला सिस्टम था जिसमें कि हमको लोकतंत्र मिला अभय जी, थैंक्स टू जवाहरलाल नेहरू, दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम जैसे देश में व्यापक स्तर पे टोटली हर किसी को जब दिया गया तो सबसे बड़ा समान अधिकार वो बन गया हमारा। और आज उसी अधिकार को, ये तो पंडित जी को गाली नहीं देते, पंडित जी का जो गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एक्शंस जो थे, उनको भी ये तांबे और पीतल में बदलना चाहते हैं। ये वोट का अधिकार भी अब नहीं छोड़ना चाहते। उसका कारण क्या है? उनको पता है कि समय आता है जब जनता जो होती है अपना गुस्सा दिखाती है, अपना रुद्र रूप दिखाती है, जनता हो जाती है भगवान शिव कभी कभी। तो they want an easy ride, or they want to not let anything which is coming in the way of their unilateralism, वो उसको रहने देना नहीं चाहते। और इसलिए धनतंत्र जो है और लोकतंत्र और धनतंत्र का जो मिलन है वो सेल्फ डिफीटिंग है लोकतंत्र के लिए, और उस पर कोई अंकुश कोई सरकार नहीं लगाना चाहती, क्योंकि खुद ही मान चुके हैं कि एक जमाने में हम क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करते थे, फिर क्रिमिनल्स ने डिसाइड कर लिया कि हम ही इलेक्शन लड़ लेते हैं। उसी तरह से एक जमाने में बड़े बड़े सरमाएदारों को इस्तेमाल किया जाता था, अब उन्होंने ही डिसाइड कर लिया कि हम इलेक्शन लड़ लेते हैं। और कई बार तो उनको जरूरत भी नहीं पड़ती इलेक्शन लड़ने की। अब जैसे मिसाल के तौर पे सरकारों में कैप्चर कर लेते हैं, वो सरकारें कर लेते हैं। They have done it. That is plutocracy. That is rule of big money through big money. It is not the rule of, it is not for the people, by the people and of the people. It is for big money, of big money and by big money. तो ये सिस्टम पूरा बदल चुका है, और इसको चेंज करने के लिए you need a resolute opposition, which unfortunately today I'm not very optimistic about how resolute they will be. लेकिन सिर्फ उसको गाली देके और उनको कोस के नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए इस इलेक्शन जो बिहार इलेक्शन है उसके रिजल्ट सरकार के अनुकूल आ जाते हैं, जो केंद्र में सरकार है उसके अनुकूल आ जाते हैं, तो उसके बाद अगर उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और नीतीश कुमार की पार्टी को हजम कर लिया, जिसकी पूरी संभावना है, तो उस पे उसकी राह में कुछ रुकावट आ सकती है क्या? नहीं आएगी। कुछ दिन शोर मचेगा, उसके बाद थिंग्स विल बी नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। और एक और रीजनल पार्टी जो एक समय में खड़े होके त्रुटि सुधार करवा लेती थी बीजेपी से, वो विलुप्त हो जाएगी। वो एक और पार्टी को
बेताल ने हजम कर लिया होगा। विक्रम के कंधे पे सवार जो बेताल है, अभी लेटेस्ट जो विक्रम है वो तो नीतीश कुमार है ना, शुरू से ही रहा है वो। आज के दिन वो अपनी फाइनल, ही इज इन द ट्विलाइट ऑफ हिज लाइफ, और इनको लगता है कि अभी भाई उसके बेटे को नहीं बनाया। मैं समझता हूँ हो सकता है कि उसका बेटा जो हो, डायनेस्टी के खिलाफ है हम सब, लेकिन हो सकता है कि उसका बेटा जो हो नीतीश कुमार का, वो बहुत ज्यादा प्रखर राजनीतिक तौर पे ना हो, बहुत ज्यादा ब्राइट ना हो, लेकिन अगर वो बन जाता तो पार्टी की लॉन्जिविटी बढ़ जाती, गिवन द करंट सिचुएशन। लेकिन नहीं बनने दिया। आप इसी आदमी से जो जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप चलवा रहे हो सब कुछ, वो आपको सूट करता है। सो आई डोंट नो, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। अगर इलेक्शन बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपने बहुत गहन विश्लेषण किया, और लोकतंत्र की जो समस्याएं हैं इस वक्त, जिनसे कभी कभी हमारे मन पर निराशा भी आ जाती है, हमें लगता है रास्ता नहीं सूझ रहा है कि कैसे हम लोकतंत्र पर धनतंत्र ने जो अपना कब्जा कर लिया है उससे हम कैसे निकलेंगे। लेकिन अगर हम इस समस्या को रेखांकित कर पा रहे हैं, अगर हम इस समस्या को विश्लेषण करके उसके समस्त पहलुओं को पेश कर पा रहे हैं, तो ये उस समस्या को समझने की एक शुरुआत है। और समस्या में समझ में आ जाएगी तो हल भी निकलना शुरू होता है, परिस्थितियां उस हल को हमारे सामने लाती हैं। जैसे कि अमेरिका में जोरान ममदानी जैसी जीत से कुछ वहां रास्ते दिखाई पड़े हैं, हिंदुस्तान में भी उस तरह के क्षण आएंगे और हमें दिखाई पड़ेगा कि कुछ रास्ता निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोग फिर किसी थैंक यू प्रश्न भाई, के ऊपर इसी तरह की चर्चाएं करते हुए मिलेंगे। आपने समय दिया, थैंक यू। इसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।